Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. As we are doing revision of chapter first of geography जिसका name है environment. And in our last video we have covered the topics like meaning of environment, meaning of natural environment. Natural environment में हमने डिस्कस किया कि it is made up of two components that is biotic and abiotic. Biotic क्या होता है? जिसमें living components आते हैं like प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और अबायोटिक क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं लाइक लैंड, एयर एंड वाटर. आफ्टर दैट वी कवर्ड लिथोस्फीयर एज लैंड, हाइड्रोस्फीयर एज वाटर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज मैन मेड एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट, इट्स डिस्टर्बेंसेस एंड इफेक्ट्स. सो लेट अस स्टार्ट. Our first topic is atmosphere. Atmosphere क्या होता है? जैसे कि आपको पता है जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ की चारों तरफ सराउंडिंग्स होती है. उस सराउंडिंग्स में वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग्स होती है उसे होल्ड कौन करके रखता है? दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? जो हमारे अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग्स होती है उसे होल्ड करके रखता है. सो हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ विद ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन एज एटमॉस्फेयर. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी गैसेज होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. आफ्टर दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज़ ए लाइफ गिविंग गैस. हमको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस होती है. किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग बाय कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर फूड. अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि वो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं. देन change in the atmosphere produces change in the weather and climatic conditions. अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो उससे क्या होता है? हमारी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी चेंजेस आ जाते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. अगर हमारी अर्थ सनरेज को डायरेक्टली रिसीव कर रही है तो हमारा जो वेदर है वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में चेंज आया तो हमारे वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस में भी चेंजेस आ गए. देन it protects us from the UV radiations which are very harmful. अब एटमॉस्फेयर हमें UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि आपको पता है सन में से UV रेडिएशंस निकलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है. तो एटमॉस्फेयर हमें उससे भी प्रोटेक्ट करता है. देन इट प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम बिकमिंग एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड. एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से प्रोटेक्ट करता है. यानी कि हमारे जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है इनमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है. सो दिस इज़ अबाउट एटमॉस्फेयर. नाउ फोर्थ रियाम ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ बायोस्फीयर. जैसे कि हमने 3 रियाम ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया, लिथोस्फीयर एज लैंड, हाइड्रोस्फीयर एज वाटर एंड एटमॉस्फेयर एज एयर. अब जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनको 3 रियाम्स ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए. 3 रियाम्स कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर? जो एक नैरो जोन होता है. नैरो जोन किन के बीच में होता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. उनके बीच में जो एक नैरो जोन होता है उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है. बेसिकली बायोस्फीयर होता क्या है? जहाँ पर लाइफ फॉर्म होती है. So here is the definition of biosphere. This is a narrow zone between the 3 realms of the earth, namely land, air and water. Then it is concerned with all sorts of life forms. मैंने अभी आपको बताया बायोस्फीयर कंसर्न्ड होता है all sorts of life. यहाँ पर कौन कौन सी लाइफ की बात हो रही है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. So these are the 4 realms of environment. Now what is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? जब एक सिस्टम बनना किनके बीच में? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में.
अगर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में सिस्टम बन रहा है तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. सो द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज ए सिस्टम consisting of biotic and abiotic components is known as ecosystem. All these components in the ecosystem are interrelated and interact with each other. यानी कि जितने भी components होते हैं that is biotic and abiotic components, ecosystem में जितने भी components होते हैं वो एक दूसरे से interrelated होते हैं और एक दूसरे से interact करते रहते हैं. The relation between living organisms and their surroundings form an ecosystem. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनकी सराउंडिंग्स होती है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या करता है, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर देता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. जैसे कि सी एनिमल्स होते हैं लाइक फिश, टर्टल्स एट्सेट्रा. यहाँ पर फिश टर्टल्स क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और सी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है. सी बायोटिक कंपोनेंट्स को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, लाइक हैबिटेट एंड फूड. तो यहाँ पर क्या है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है जिससे क्या कहा जाएगा, इकोसिस्टम ऑफ सी एनिमल्स. सो दिस इज अबाउट इकोसिस्टम. नाउ व्हाट इज़ मैन मेड एनवायरनमेंट. जैसे कि नेम से पता चल रहा है वो एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया अपनी नीड्स डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए. सो द डेफिनेशन ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट इज दिस इज द एनवायरनमेंट which has been developed by man himself for his convenience. यानी कि वो environment जो कि man ने खुद develop किया अपनी convenience के लिए. So कौन कौन से factors आते हैं man made environment में, like roads, railways, communication lines, buildings, etc. So this is about man made environment. Now we will discuss environment, its disturbances and effect. फर्स्ट वन इज़ अर्ली मैन लिव्ड क्लोज टू नेचर. यानी कि जो पहले के ऑल टाइम्स के पीपल होते थे वो नेचर के काफ़ी क्लोज रहते थे, वो सराउंडिंग्स के काफ़ी क्लोज रहते थे. जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया मैन ने क्या किया, नेचर को एक्सप्लॉइट कर दिया. मतलब नेचर को यूज़ करने लगे. किस लिए यूज़ करने लगे, ताकि वो अपनी नीड्स, अपने सेल्फ मोटिव्स को फुलफिल कर सके. उन्होंने क्या किया, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया और अपनी एक सेटल्ड लाइफ बना ली. उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया ताकि वो गुड्स और कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर सके. अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया. अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब रूरल जो एरिया के पीपल होते हैं वो अर्बन एरिया में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है. तो यहाँ पर अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है जिससे हमारे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जब छोटे लेवल पे इंडस्ट्री ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देती है और वो एक बड़े स्केल पे आ जाती है, लार्ज स्केल पे आ जाती है, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशंस. अगर इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होगा. देन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होने के वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है. तो इन सब से हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है जिसके वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बर्डन ऑन अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर बर्डन आ रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है. देन आफ्टर दैट डिग्रेडेशन एंड इम्बैलेंसेस इन द एनवायरनमेंट. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, इम्बैलेंसेस आ रहे हैं. सो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, pollution of various types like air, water, land and noise has increased. इन सब के वजह से pollution भी increase हो रहा है. pollution के various types कौन कौन से हैं यहाँ पर, like air, water, land and noise. आफ्टर दैट हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होने के वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के वजह से हमारी जो आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रही है. आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो रही है तो जो हमारा सी लेवल है वो राइज़ हो रहा है, सी लेवल का राइज़ हो रहा है, जिसके वजह से कुछ कंट्रीज़ में जो कोस्टल पार्ट्स है वो अंडर वाटर सबमर्ज हो रहे हैं. सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. हमें क्या करना चाहिए, ए बैलेंस इज़ नीडेड बिटवीन द नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट. एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए किसके बीच में, नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट के बीच में. सो हेयर आर चैप्टर फर्स्ट ऑफ जियोग्राफी इज़ completed.
Please read this chapter from your book. If you have any problem, then you can call me in the evening between 6 p.m. to 7 p.m. Have a nice day.